बैंक बंद होते ही आदित्य अपनी कार से घर की तरफ आ रहा था। घर की 23 किलोमीटर की दूरी भी दिल्ली के बाहरी ट्रैफिक के कारण बहुत ज्यादा लग रही थी। गाड़ियों की लंबी कतार के बीच आदित्य की कार रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। अंधेरा लगातार गहराता जा रहा था। सामने से आ रही गाड़ियों की तेज रोशनी उसकी आंखों को परेशान कर रही थी। जैसे ही आदित्य दक्षिण पश्चिम दिल्ली के इलाके में पहुंचा, वहां ट्रैफिक लगभग खत्म हो चुका था। सड़क सुनसान थी। आदित्य ने राहत की सांस ली और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पड़े एक लड़की पर पड़ी। आदित्य अचानक चौंक गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाए, पार्किंग लाइट ऑन की और गाड़ी साइड में खड़ी कर बाहर निकला। लड़की सड़क के बिल्कुल किनारे पड़ी थी। उसके सिर में खून बह रहा था और वह चेत थी। आदित्य के मन में डर और बेचैनी एक साथ भर गई। ये इलाका पूरी तरह सुनसान नहीं था, फिर भी ऐसा कैसे हो सकता था कि 2-3 घंटे से किसी ने इस लड़की को नहीं देखा। वो भी जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, वे सिर्फ शीशा नीचे कर एक पल के लिए देखती और आगे बढ़ जाती थी। ये महानगर की निष्ठुर सच्चाई थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और मर्यादा में रहकर लड़की के कपड़ों की तलाशी लेने की कोशिश की, ताकि कोई मोबाइल या पहचान पत्र मिल सके, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं मिला। शायद कोई पहले ही उसका सामान ले जा चुका था। घबरा कर आदित्य ने 108 नंबर पर फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक रिंग के बाद कॉल कट जाती थी। लड़की की हालत बिगड़ती जा रही थी। देर करना खतरनाक हो सकता था। आदित्य तय ने फैसला लिया। उसने सावधानी से लड़की को उठाया और अपनी कार की पिछली सीट पर लेटा दिया और तेज गति से नजदीकी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल की ओर निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही लड़की को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद आदित्य से एक फार्म पर हस्ताक्षर करने और 10,000 रुपये जमा कराने को कहा, क्योंकि लड़की चेत थी और उसका कोई परिजन मौजूद नहीं था। आदित्य ने बिना सोचे फार्म पर हस्ताक्षर कर दिया और कार्ड से भुगतान कर दिया। उसके मन में यही था कि लड़की को होश में आते ही उसके परिवार को बुलाकर वह चला जाएगा। डॉक्टर ने बताया कि सिर में गंभीर चोट है, इसलिए एक्सरे और एमआरआई जरूरी है। जांच के बाद प्रारंभिक इलाज शुरू किया जाएगा। हालत गंभीर होने के कारण ऑपरेशन करे उसे आईसीयू में रखा गया। आदित्य पूरी रात अस्पताल के गलियारे में बेचैनी से टहलता रहा, मानो वहां उसका कोई अपना भर्ती हो। सुबह होने लगी तो उसने डॉक्टर को अपना नंबर देकर कहा कि जैसे ही लड़की को होश आए उसे सूचना दी जाए। इसके बाद आदित्य घर जाकर तैयार हुआ और ऑफिस से निकल गया। वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, जिन्होंने उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। वह एक नामी बैंक में ब्रांच मैनेजर था, लेकिन 2 साल पहले उसी अस्पताल में एक सड़क दुर्घटना के बाद उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी थी। हादसा उसे फिर उन्हीं दी यादों में ले आया। पूरे दिन ऑफिस के कामों में उलझे रहने के बाद शाम को अचानक अस्पताल से फ़ोन आया कि लड़की को होश आ गया है। ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर खुशी आ गई। वह बार-बार घड़ी देखने लगा। जैसे ही समय हुआ, वह अस्पताल के लिए निकल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही आदित्य ने तेजी से रिसेप्शन और बढ़ा। उसने लड़की के कमरे का नंबर लिया और जल्दी से उस कमरे की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि आखिर वह लड़की कौन है, उसका परिवार कहाँ होगा और किस हाल में होगा। जब वह कमरे के बाहर पहुंचा तो उसके कांच के दरवाजे से अंदर जाकर देखा, लड़की अब आईसीयू से बाहर प्राइवेट कमरे में शिफ्ट हो चुकी थी। वह अस्पताल की नीली ड्रेस में लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती फिर भी नजर आ रही थी। उसकी बड़ी काली आंखें बंद थी, चेहरा शांत था, सिर पर पट्टी बंधी थी। आदित्य कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर मौजूद नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह सज्जन है जिन्होंने आपको अस्पताल में भर्ती कराया और आपको इलाज शुरू करवाया। जैसे ही नर्स ने ये कहा, लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आदित्य की ओर देखने लगी। अचानक वह घबरा कर उठने की कोशिश करने लगी और बोली, विशाल, तुम यहाँ कहाँ चले गए थे? मुझे छोड़कर मत जाना, वादा करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। ये कहते ही उसकी सांस तेज हो गई और वो फिर से बेहोश हो गई। ये देखकर आदित्य घबरा गया। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर लड़की की जांच की और उसे इंजेक्शन दिया। फिर उन्होंने आदित्य को अलग ले जाकर बताया कि यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है का मामला लग रहा है। सिर पर लगी चोट के कारण उसकी याददाश्त प्रभावित हो सकती है और इलाज के दौरान हमें वही मानना पड़ेगा जो वह कह रही है, नहीं तो उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है। आदित्य ने घबरा कर कहा, लेकिन वह मुझे किसी और नाम से बुला रही है, खुद को मधु कह रही है, शायद वह मुझे अपने पति या प्रेमी समझ रही है। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, कई बार ऐसे मामलों में मरीज के दिमाग से किसी खास व्यक्ति की छवि चित्र हो जाती है। यदि तुम उसके सामने वही भूमिका निभाओगे तो इलाज में मदद मिलेगी। आदित्य असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, यह तो धोखा हुआ। डॉक्टर ने समझा कि यह इलाज का हिस्सा है और इसमें कोई कानूनी समस्या नहीं होगी, बल्कि इससे उसकी जान बच सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर आदित्य मजबूर होकर तैयार हो गया। कुछ देर बाद जब लड़की को दोबारा होश आया तो नर्स ने आदित्य को अंदर बुलाया। आदित्य धीरे से उसके पास जाकर स्टूल पर बैठ गया। लड़की ने उसे देखते ही रात की सांस ली और उसका हाथ पकड़कर सो गई। उस प्रश्न ने आदित्य के मन में अजीब सी भावना जगा दी। वह चुपचाप बैठा रहा। रात धीरे धीरे गुजरने लगी। तड़के सुबह लड़की ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, विशाल, हम घर कब जाएंगे? आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, जब डॉक्टर अनुमति देंगे तब हम घर जाएंगे। फिर उसने पूछा कि पुलिस बयान लेना चाहती है क्या? वे आ सकते हैं। लड़की ने कहा, हाँ, लेकिन तुम मेरे साथ रहना। आदित्य ने उसे
भरोसा दिलाया और घर जाकर फ्रेश होने चला गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि वह सही कर रहा है या गलत, लेकिन डॉक्टरों की बातें याद करने से उसने खुद को शांत किया। डॉक्टर को फ़ोन कर सारी जानकारी दी। डॉक्टर ने बताया कि सुबह 9 बजे पुलिस आकर बयान लेगी। आदित्य पहले समय से पहले अस्पताल पहुंच गया। वहां डॉक्टर और इंस्पेक्टर पहले से मौजूद थे। इंस्पेक्टर ने भी कहा, यदि तुम्हारी मदद से किसी की जान बच सकती है तो ये गलत नहीं है, बस मर्यादा का ध्यान रखना। इसके बाद सब लोग कमरे में पहुंचे। उस समय मधु सो रही थी। महिला पुलिसकर्मी ने उसे जगाया और बयान देने को कहा। मधु ने सबसे पहले विशाल को बुलाने को कहा। जब आदित्य उसके पास पहुंचा तब उसने बयान देना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वह अपने पति से नाराज होकर घर से निकली, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अस्पताल में थे। इंस्पेक्टर ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने कहा कि सब विशाल को पता होगा। डॉक्टर ने इशारा करके इंस्पेक्टर को बाहर बुला लिया और कहा कि ये फिलहाल ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, इससे मरीज की हालत खराब हो सकती है। इंस्पेक्टर ने सहमति जताई और चला गया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने मधु को बताया कि यदि सब ठीक रहा तो शाम उसे छुट्टी मिल सकती है। यह सुनकर मधु खुश हो गई, लेकिन आदित्य परेशान हो गया। उसे लगा अब सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और ऑफिस चला गया। पूरे दिन वह काम में लगा रहा, लेकिन उसका मन अस्पताल में ही था। शाम को मधु का फोन आया। उसने बताया कि डिस्चार्ज पेपर तैयार है और वह घर जाने के लिए तैयार है। आदित्य ने उसे आश्वासन दिया कि वह जल्दी पहुंचेगा। वह जल्दी जल्दी काम खत्म किया और अस्पताल पहुंचा, बिल जमा किया, दवाइयाँ ली और कमरे में गया। वहाँ मौजूद स्टाफ इनाम की उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था। आदित्य ने सबको थोड़े पैसे दिए, फिर मधु को लेकर बाहर आया। नर्स ने कहा कि मधु को कपड़े बदलने होंगे। तब आदित्य को याद आया कि वह कपड़े लाना भूल गया। मधु ने कहा कि वही पुराने कपड़े पहना दो। मजबूरी में आदित्य ने ऐसा ही करवाया, लेकिन खून लगे कपड़े देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अस्पताल से निकलते ही उसने रास्ते में एक गारमेंट स्टोर पर गाड़ी रोकी और मधु को कपड़े चुनने के लिए कहा। मधु ने कहा, तुम ही कपड़े ले आओ। आदित्य पहली बार महिला कपड़े खरीदने जा रहा था, वह सच महसूस कर रहा था। गर्ल ने उसकी मदद की और मधु की पसंद पूछकर कई जोड़ी कपड़े पैक कर दिया। आदित्य ने बिल चुकाया और मधु को लेकर घर आ गया। रास्ते में उसने खाने के लिए ब्रेड और अंडे भी खरीदे लिए, क्योंकि घर में कुछ नहीं था। कॉलोनी पहुंचकर उसने मधु को कपड़ों के पैकेट से ढककर लिफ्ट से फ्लैट तक पहुंचाया। घर पहुंचकर उसने मधु को फ्रेश होने को कहा और खुद चाय बनाने लगा। मधु नहाकर बाहर आई तो बेहद सुंदर लग रही थी। उसने किचन में आकर पूछा, उसकी सामान कहाँ? आदित्य ने कहा, वह कल ले आएगा। मधु ने खुद चाय और नाश्ता बनाया और उसके पास बैठकर टीवी देखने लगी। आदित्य को लग रहा था जैसे वह सच में शादीशुदा है, लेकिन उसने खुद को संभाला और दूरी बनाकर बैठ गया। रात को उसने मधु के लिए अलग कमरा तैयार किया और उसे आराम करने को कहा, लेकिन मधु उसे देखती रही जैसे उसे उसका अलग रहना पसंद नहीं आया। आदित्य किचन में जाकर खाना बनाने लगा तो मधु भी वहां गई और घर के जरूरी सामान की सूची बनाने लगी। आदित्य ने पहले कभी इतना सामान नहीं खरीदा था, लेकिन उसने ऑनलाइन सब ऑर्डर कर दिया। घर में मधु की मौजूदगी से उसका अकेलापन कम हो रहा था और वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि रिश्ता क्या रूप लेगा। रात भर वह ठीक से सो नहीं पाया था। बार बार उसे यही डर सता रहा था कि मधु को अचानक से याद न आ जाए और वह खुद को एक धोखेबाज की तरह उसके सामने खड़ा पाए। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। आदित्य ने चुपचाप उठ कर किचन में जाकर चाय बनाई। तभी उसने अपने पीछे किसी की मौजूदगी में महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो मधु दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर नींद की मासूमियत थी और आंखों में अजीब सा अपनापन। आदित्य एक पल को घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए मुस्कुराया और पूछा, इतनी जल्दी उठ गई? तबीयत तो ठीक है ना? मधु ने सिर हिलाकर कहा, जब तुम उठे तो मेरी नींद भी खुल गई थी। आदित्य ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। मधु ने कप पकड़ते हुए उसका हाथ थाम लिया। ये सब प्रसाद आदित्य के लिए फिर से अनजाना और बेचैन करने वाला था। वह खुद को याद दिला रहा था, ये सब एक मजबूरी है और एक इलाज का हिस्सा है, न किसी निजी चाह। दोनों चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठकर चाय पीते रहे। थोड़ी देर बाद मधु ने घर को ध्यान से देखना शुरू किया, जैसे वह हर कोने को पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसने अलमारी की तरफ देखा, दीवारों पर लगी तस्वीरों को देखा, फिर अचानक पूछा, विशाल तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? ये सवाल सुनकर आदित्य का दिल जैसे रुक सा गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, वे अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मधु का चेहरा उदास हो गया। उसने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे दुख है, मुझे याद नहीं कि मैं उनके साथ कभी मिली या नहीं। आदित्य ने बस इतना कहा कि वे तुम्हें बहुत पसंद करते थे। यह बात कहते उसकी आंखें नम हो गई। मधु ने कहा, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसका हाथ थामे रही। कुछ देर बाद ने माहौल बदलने के लिए कहा कि आज बहुत सारे सामान की डिलीवरी आने वाली है और उसे ऑफिस भी जाना। मधु ने तुरंत कहा, ऑफिस क्यों जाना है, आज घर पर रहो ना। आदित्य ऐसे में पड़ गया, लेकिन फिर वो बोला, जरूरी है, शाम तक जल्दी लौट आऊंगा। मधु ने बच्चों की तरह मुंह बना लिया, फिर धीरे से बोले, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। आदित्य तैयार होकर ऑफिस निकल गया, लेकिन पूरे रास्ते उसका मन घर में ही अटका रहा। ऑफिस पहुंचते उसके खुद को काम में जोक दिया, स्टाफ को निर्देश दिए, फाइलें साइन की, मीटिंग ली, लेकिन ध्यान बार बार भटक रहा था। दोपहर के वक्त उसके फोन पर कई नोटिफिकेशन आई, किराने का सामान पहुंचने का मैसेज था, डिलीवरी बॉय का कॉल था। आदित्य ने सब कुछ मधु को फोन पर समझा दिया था और उसे पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करने को कहा। मधु ने थोड़ी झिझक के बाद सब संभाल लिया। आदित्य ने बताया कि फिलहाल वह ठीक लग रही है, लेकिन
उसे ये सब याद नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहा, यही सामान्य, ऐसे मामलों में भावनात्मक स्थिरता बहुत ज़रूरी होती है। आप उसके साथ धैर्य रखें और कोशिश करें कि उसे कोई मानसिक झटका न लगे। ये सुनकर आदित्य और ज़्यादा गंभीर हो गया। शाम होते-होते ऑफ़िस का काम खत्म हुआ और वह जल्दी घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने मधु के लिए कुछ फल और जूस खरीदे। घर पहुँचते उसने देखा मधु किचन में खड़ी थी और कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने तुरंत कहा, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, तुम क्यों काम कर रही हो? मधु ने मुस्कुराकर कहा, घर तो मुझे ही सँभालना है ना। ये सुनकर आदित्य फिर उलझन में पड़ गया। उसने मधु को सोफ़े पर बैठाया और खुद खाना बनाने लगा। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। बातचीत छोटी-छोटी बातों पर होती रही, लेकिन हर बात में एक अपनापन था। रात को आदित्य ने फिर वही बात दोहराई कि वह अलग कमरे में सोएगा। मधु ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। आदित्य अपने कमरे में आकर देर तक छत को देखता रहा। उसे लग रहा था वह किसी ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ से लौटना आसान नहीं होगा। वह नहीं जानता था कि मधु की याददाश्त सच में गई है या वह किसी और वजह से ये सब मान रही है, लेकिन अब जो भी वो उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। अगले कुछ दिन इसी तरह बीतने लगे। आदित्य ऑफिस से जाता, मधु घर संभालती। दोनों के बीच एक अजीब-सा रिश्ता बनता जा रहा था, जो न पूरी तरह सच था, न पूरी तरह झूठ। और ये रिश्ता धीरे-धीरे दोनों की ज़िंदगी बदलने वाला था। दिन धीरे-धीरे बीतने लगे थे। आदित्य और मधु की दिनचर्या अब एक लय में ढलने लगी। सुबह आदित्य ऑफिस जाने के लिए तैयार होता तो मधु उसके लिए नाश्ता बनाकर रखती, कभी चाय, कभी फल, कभी हल्का-सा खाना। वह पूरे मन से ये सब करती थी, जैसे वह सच में वर्षों से यही करती आ रही हो। आदित्य कई बार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मधु मुस्कुरा कर कहती, "ये मुझे अच्छा लगता है।" ये सुनकर आदित्य कुछ कह नहीं पाता। ऑफिस जाते वक्त मधु दरवाजे तक आकर उसे विदा करती और कहती, "जल्दी आना।" ये सब आदित्य के दिल में अजीब सी गर्माहट भर देते थे। ऑफिस में भी अब उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं रहती थी। स्टाफ को भी लगने लगा था कि ब्रांच मैनेजर साहब कुछ बदले से हुए हैं। काम के बीच-बीच में वह अनायास ही मुस्कुरा देते थे और फिर खुद को संभाल लेते। दोपहर के समय मधु अक्सर उसे फ़ोन करके पूछती कि उसने खाना खाया या नहीं, दवाई समय पर ली या नहीं। आदित्य को ये सब नया और सुखद लग रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में अपराध बोध भी था कि वह एक झूठ की नींव पर खड़े इस रिश्ते को जी रहा है। एक दिन ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आदित्य घर पहुंचा तो देखा मधु बालकनी में खड़ी नीचे सड़क को देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? तो मधु बोली, पता नहीं क्यों आज मन बहुत बेचैन है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ नहीं बल्कि कहीं और की हूँ, जैसे मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा मुझसे छूट गया हो। ये सुनकर आदित्य घबरा गया। उसने उसे सोफे पर बैठाया, पानी दिया और बात बदलने की कोशिश की, लेकिन मधु बार बार सिर पकड़कर बैठ जाती थी। उसने कहा, मेरे सिर में हल्का सा दर्द हो रहा है और अजीब से ख्याल आ रहे हैं। आदित्य तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करने ही वाला था कि मधु ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, अभी नहीं, बस तुम पास बैठो। आदित्य उसके पास बैठ गया और उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर बाद मधु की हालत संभल गई। उसने आदित्य की तरफ देखा और कहा, जब तुम पास होते हो तो मुझे अच्छा लगता है, डर कम लगता है। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर कुछ टूटने और कुछ जुड़ने जैसा एक साथ हो रहा था। उसी रात मधु ने पहली बार उससे पूछा, विशाल, हमारी शादी को कितना वक्त हो गया? ये सवाल सुनकर आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झूठ करने की कोशिश नहीं की, बस इतना कहा, काफ़ी वक्त हो गया। मधु ने फिर कहा, पूछा कि हम पहले कहाँ रहते थे? आदित्य ने बहाना बनाया कि अभी डॉक्टर ने ज़्यादा सोचने से मना किया, धीरे-धीरे सब याद आ जाएगा। मधु ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके चेहरे पर से संशय की रेखा साफ थी। अगले दिन आदित्य डॉक्टर से मिलने गया और सारी बातें बताई। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, ये सब स्वाभाविक है। याददाश्त लौटने से पहले मरीज के दिमाग में उलझन बढ़ती है। ऐसे समय में सच बताना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा देर झूठ भी नहीं चल पाएगा। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। आदित्य ने पूछा, तैयार रहना मतलब? डॉक्टर ने कहा, या तो वह सच स्वीकार करेगी या फिर पूरी तरह टूट जाएगी। दोनों ही स्थितियों में आपको मजबूत रहना होगा। आदित्य भारी मन से घर लौटा। उस शाम मधु ज्यादा बात नहीं की। वह चुपचाप खिड़की के पास बैठी रही हो, जैसे किसी खोई हुई चीज को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। रात को आदित्य जब अपने कमरे में जाने लगा तो मधु ने धीमी आवाज में कहा, आज यहीं सो जाओ, मुझे अकेले डर लग रहा है। आदित्य ठिठक गया। उसने पहली बार खुद को दौरे पर खड़ा पाया। एक तरफ डॉक्टर की हिदायत, दूसरी तरफ मधु की डर से भरी आंखें। उसने एक तकिया उठाया और उसके कमरे के फर्श पर सो गया। मधु की आंखों में सुकून आ गया। वह बिना कुछ कहे सो गई, लेकिन आदित्य पूरी रात जागता रहा। उसे एहसास हो रहा था कि यह कहानी अब सिर्फ इलाज की नहीं रही, ये दो टूटे हुए इंसानों के सहारे की कहानी बनती जा रही है, और अब पीछे हटना आसान नहीं था। उस रात के बाद से आदित्य और मधु के रिश्ते में एक अनकही नजदीकी आ गई थी। आदित्य भी अब हर कदम सोच समझ कर रख रहा था, लेकिन मधु का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा था। वह घर घर के हर कोने पर अधिकार जताने लगी थी। अलमारी खोलकर कपड़े सजने, किचन में नए प्रयोग करना, बालकनी में पौधे लगाना, जैसे वह इस घर को अपना मान चुकी हो। आदित्य जब ऑफिस से लौटता तो घर में एक अलग से रौनक महसूस करता, जो उसने सालों से नहीं देखी थी। मधु हर छोटी बात पर उससे सलाह लेती। कभी पूछती कि पर्दे कैसे लग रहे हैं, कभी पूछती कि सोफे का कवर बदल दें। कि आदित्य हर बार हाँ कह देता, क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसे सामान्य बनाए रखेगा। एक दिन मधु को अचानक बाजार जाने की जिद हुई। उसने कहा, मुझे कपड़े खुद पसंद करना है और घर का सामान भी देखना। आदित्य घबरा गया। बाहर की दुनिया कहीं उसकी यादों को न झकझोर दे, लेकिन मना करने का कोई ठोस कारण भी नहीं था।
और उसे लेकर मॉल चला गया। भीड़ देखकर मधु थोड़ी घबरा गई। उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ दुकानों की में घूमने के बाद अचानक एक जगह पर मधु रुक गई। वहाँ एक ज्वेलरी शॉप थी। वह देर तक कांच के उस पार रखी चूड़ियों को देखती रही। फिर उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आया। उसने धीरे से कहा, विशाल, मुझे लगता है मैंने यहाँ पहले भी कुछ खरीदा। आदित्य का दिल बैठ सा गया। उसने तुरंत बात बदलने की कहा, शायद किसी और दुकान जैसी लग रही हो। मधु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया। घर लौटने के बाद वह देर तक चुप रही। रात को उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया और जल्दी सो गई। आदित्य को लगा कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मधु को तेज बुखार आ गया और वह बड़बड़ाने लगी। वह नींद में बार बार किसी का नाम ले रही थी। आदित्य ध्यान से सुनने लगा। वह विशाल नहीं था, कोई और नाम था जो साफ समझ में नहीं आ रहा था। आदित्य घबरा गया। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने दवाइयाँ बदलने और आराम की सलाह दी। उस रात आदित्य मधु के पास ही बैठा रहा। कभी उसके माथे पर पानी की पट्टी रखता, कभी उसका हाथ थामे रहता। सुबह होते ही बुखार उतर गया। मधु ने आंखें खोली और आदित्य को देखकर वो रो पड़ी। उसने कहा, मुझे बहुत डरावने सपने आए। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे जबरदस्ती यहाँ रोक रहा है। आदित्य का दिल कांप उठा। उसने मधु को संभालते हुए कहा, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मधु ने रोते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरे अपने हो? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, जब तुम्हें जरूरत है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जवाब आधा सच था आधा झूठ, लेकिन उस पल यही जरूरी था। उस दिन के बाद मधु और ज्यादा उसे चिपक गई थी। वह अकेले कमरे में नहीं रहती थी। बार बार पूछती कि वह उसे छोड़कर तो नहीं जाएगा। आदित्य खुद अंदर से टूट रहा था, क्योंकि वह जानता था कि ये रिश्ता एक दिन सच की दीवार से टकराएगा। तब दोनों की चोट लगेगी, लेकिन फिलहाल वह मधु को टूटते हुए नहीं देख सकता था। उसे लगने लगा कि शायद भगवान ने दोनों को एक दूसरे के सहारे के लिए ही मिलाया है। ल- भीतर कहीं कुछ लगातार हलचल कर रहा था। वह कई बार अचानक चुप हो जाती, कई बार बिना वजह घबरा जाती और कई बार आदित्य को बहुत ध्यान से देखने लगती, जैसे उसके चेहरे में किसी पुराने सच को ढूंढ रही हो। आदित्य हर बार नजरें चुरा लेता, क्योंकि वह जानता था कि अगर मधु की आंखों में सीधे देख लिया तो शायद उसका झूठ पकड़ में आ जाए। एक शाम आदित्य ऑफिस से लौटा तो देखा मधु ड्राइंग रूम में फर्श पर बैठी एक पुरानी डायरी पलट रही थी। यह वही डायरी थी जो अलमारी के नीचे किसी कोने में रखी थी। आदित्य को खुद नहीं पता था कि वह वहाँ कब से पड़ी थी। मधु ने उसे देखते ही पूछा, विशाल, ये डायरी की है? इसमें किसी मधु का नाम लिखा है, लेकिन इसमें तुम्हारा नाम कहीं नहीं है। आदित्य के पैरों तले में खिसक गई। उसने एक बहाना बनाते हुए कहा, शायद तुम्हारी ही पुरानी डायरी होगी, तुम्हें अभी सब याद नहीं है ना? मधु ने डायरी बंद कर दी, लेकिन उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिख रहा था। उस रात मधु ने फिर नींद में बड़बड़ाना शुरू किया। इस बार वह साफ साफ किसी और आदमी का नाम ले रही थी। आदित्य ने पहली बार उसे झकझोर कर उठाया। मधु घबरा कर उठी बैठी और बोली, मैं खाऊं? ये घर मेरा नहीं लगता। ये सुनकर आदित्य का दिल बैठ गया। उसने उसे पानी पिलाया और शांत किया, लेकिन वह जान चुके थे कि अब सच ज्यादा दूर नहीं। अगले दिन डॉक्टर ने घर आकर जांच कर आदित्य को अलग ले जाकर कहा कि उसकी आदत धीरे धीरे लौट रही है और अब ज्यादा देर तक उसे भ्रम में रखना खतरनाक हो सकता है। आदित्य ने घबरा कर पूछा, तो क्या अब मुझे सच बता देना चाहिए? डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, सही समय देखकर सच बता देना ही पड़ेगा, वरना जब झटका लगेगा तो बहुत गहरा लगेगा। उसी शाम आदित्य ने मधु से खुलकर बात करने का फैसला किया। वह उसे बालकनी में ले गया जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। उसने कहा, मधु, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन ये जरूरी है। मधु ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्या तुम सच में विशाल हो? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर पहली बार उसने आंखों में देखते हुए बोला, नहीं मधु, मैं विशाल नहीं, मेरा नाम आदित्य है। मधु जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखें फैल गई और चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरा पति कहाँ? आदित्य ने कांपती आवाज में पूरी घटना बता दी, सड़क की ले जा से लेकर अस्पताल तक, डॉक्टर की सलाह तक, और यह भी उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मधु देर तक चुप रही, बैठी रही, फिर अचानक जोर से रो पड़ी। वह रोते हुए बोली, तो मतलब मैं एक नबी के घर में रह रही हूँ, तुम सब मुझे झूठ बोलते रहे? आदित्य ने सिर झुका लिया और कहा, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता था। मधु की हालत बिगड़ने लगी, उसकी सांस तेज हो गई। अभी आदित्य घबरा गया और तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने आकर उसे इंजेक्शन दिया, जिससे वह कुछ देर में शांत हो गई, लेकिन उसके चेहरे से भरोसा पूरी तरह गायब हो चुका था। आदित्य उस रात अपने कमरे में बैठा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि भलाई और झूठ की सीमा कितनी पतली होती है। अगले दिन सुबह की हल्की रोशनी जब कमरे में आए तो मधु की आँख खुली। वह कुछ देर छत को देखती रही, जैसे रात भर सो जो कुछ हुआ उसके दिमाग में दोबारा जोड़ रही हो। उसके चेहरे पर अब डर से ज्यादा थकान थी। आदित्य धीरे से कमरे में आया। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन वह उसे देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मधु ने खुद ही उठकर कहा, रख दो यही। आदित्य ने कप टेबल पर रखा और पीछे हट गया। कुछ पल बाद मधु बोली, मैं आज अपनी असली घर जाना चाहती हूँ। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। रास्ते भर दोनों चुप रहे। शहर की वही सड़कें, वही भीड़, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। जब वे उस घर के सामने पहुंचे तो मधु की आंखों में आंसू आ गए। दरवाजा खोलते ही पड़ोस की एक औरत ने उसे पहचान लिया और जोर से बोली, अरे मधु, तुम जिंदा हो? ये बात सुनकर भीतर से विशाल बाहर आया। उसका चेहरा सूखा हुआ था, आंखें धसी हुई थी और दाढ़ी बड़ी हुई थी। एक पल को दोनों एक दूसरे को देखते हुए रहे, फिर मधु फूट कर रो पड़ी। विशाल लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा और बोला, मुझे लगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। मधु ने कुछ नहीं कहा, बस उसे एक कंधे पर सिर रख दिया। आदित्य ये सब दूर
खड़ा देख रहा था। उसके सीने में अजीब सा बोझ था। वह समझ गया था कि उसकी भूमिका अब खत्म हो चुकी है। विशाल ने उसकी तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी पत्नी की जान बचाई, मैं आपको एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने वही किया जो मैं कोई भी इंसान करता। अब मैं चलता हूँ। मधु ने उसकी तरफ देखा, उनकी नजरें मिली। उस नजर में शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी उदासी और एक अधूरा धन्यवाद था। आदित्य बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। कई दिन बाद मधु धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लौटने लगी। यादें पूरी तरह वापस आ चुकी थी, लेकिन उस समय एक खालीपन हमेशा उसके भीतर रहा। विशाल ने भी समझ लिया कि कुछ जगह ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है पर हमेशा साथ रहते हैं। आदित्य ने शहर बदल लिया। उसने फिर कभी उसे रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके भीतर एक सुकून था कि उसने किसी की जिंदगी बचाई। ये कहानी किसी प्रेम की नहीं, ये कहानी थी भरोसे, झूठ, मजबूरी और इंसानियत की, जहाँ पर किरदार सही भी था और गलत भी। और शायद यही वजह थी कि ये कहानी खत्म होकर भी लंबे समय तक दिलों में बनी रही। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब